अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थियरी के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर्मलिज़म, जो कि लिबरल ह्यूमनिज़्म के बाद आई दूसरी थियरी। अब देखते हैं कि फॉर्मलिज़म क्या था। फॉर्मलिज़म को स्टार्ट भी स्टैलिन ने किया और ख़त्म भी स्टैलिन ने करवा दिया, क्योंकि स्टार्ट में स्टैलिन ने इसको प्रॉपर फादर किया और उसके बाद जब सेकंड फेज़ में स्टैलिन ने आके ने कहा कि आप प्रोपेगेंडा लिटरेचर लिखो, तो फॉर्मलिस्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर वो प्रोपेगेंडा लिटरेचर लिखते तो सारी की सारी थियरी के खिलाफ हो जाती है बात। मतलब पहले वो प्रोपेगेट कर रहे हैं जी, जस्ट फोकस ऑन वर्ड्स ऑन द पेजेस, सोसाइटी पे बात नहीं करनी, कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं करनी, और अचानक से अब अगर वो खुद ही प्रोपेगेंडा लिटरेचर लिखने लगेंगे तो उनकी थ्योरी की बेसिस पे क्वेश्चन रेज हो जाएंगे, थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से बहुत सारे थ्योरिस्ट को वैसे मरवा दिया गया, कुछ यहाँ से माइग्रेट कर गए और फॉर्मलिज्म का एंड हो गया। फॉर्मलिज्म चूँकि रशिया से स्टार्ट हुआ तो इसलिए रशियन फॉर्मलिज्म भी इसे कहते हैं। रशिया से चेक, चेक से पोलैंड, पोलैंड से मॉस्को, और मॉस्को में जाके क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस और रोमन जैकॉब्सन के हाथों से स्ट्रक्चरलिज्म में कन्वर्ट कर दिया गया। इनका बेसिक एजेंडा ये था कि जस्ट फोकस ऑन वर्ड्स ऑन द पेजेस, नथिंग एल्स। कि आपने सोसाइटी नहीं देखनी, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखना, बैकग्राउंड नहीं देखना, लफ्ज़ों को देखें, अंदर पोएम में क्या लिखा है उसे देखें, उसका टेक्निकल एनालिसिस करें, लफ्ज़ जोड़े कैसे गए हैं, वो आपका इनफ होगा। ठीक है, तो फॉर्मल इज़ टोटली बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑन द पेजेस। अब फॉर्मलिज्म के ना दो फेज़ थे, 1915 से 1920 तक। पहला फेज़ जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का फॉर्मलिस्ट फेज़ था, जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस था वर्ड्स ऑन द पेजेस पे, और दूसरा फेज़ था 1920 से 1930 तक। और ये वो फेज़ था जहाँ पे अब इसमें ब्लाइंड स्पॉट बनने शुरू हो गए थे। ये अब नई थियरी के लिए स्टेज सेट कर रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी, बहुत सारे कंट्रेरी आइडियाज़ शुरू हो चुके थे, तो सेकंड फेज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज़ में क्या है भाई, फॉर्मलिज्म जो है वो डिवोटेड था, वर्ड्स ऑन द पेजेस था। उसके अलावा जो एक मेजर चीज़ है वहाँ फॉर्मलिज्म में, वो थी हेट्रोजिनिटी ऑफ अप्रोच। अब हेट्रोजिनिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है? हेट्रोजिनिटी ऑफ अप्रोच का मतलब था एंड ऑफ मोनोइज्म। इनके अपने ही एक ही थियरी के अंदर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स थे और वो आपस में कंट्राडिक्ट करते रहते थे। मतलब इन सब के एक ख्याल नहीं था, सबके ख्यालात डिफरेंट थे। मोनोइज्म ख़त्म हो चुका है। मोनोइज्म मतलब एक तरह की बात करना, एक तरह के, अगर एक थियरी के थियरिस्ट हैं तो वो सब के सब सेम बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट हमें इसके अंदर नजर आते हैं, द ओपिया स्कूल ऑफ थॉट एंड द मॉस्को लिंग्विस्ट स्कूल ऑफ थॉट। ओपिया स्कूल ऑफ थॉट इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, पर जो बड़े नाम हमें मिले ना, जैसे रोमन जैकॉब्सन हो गया, व्लादिमीर प्रोप हो गया, ओसिप ब्रिक हो गया, ये सब के सब हमें मॉस्को लिंग्विस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर से मिले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में हमें ये मेजर स्कूल ऑफ थॉट ही नजर आते हैं। अब मूव करते हैं सेकेंड फेज़ की तरफ। सेकंड फेज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, इसने स्ट्रक्चरलिज्म के लिए स्टेज सेट किया, क्योंकि हर पिछली थ्योरी नई आने वाली थ्योरी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती है, कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बना जाती है जिसकी वजह से वो थ्योरी खत्म होती है और नई आ जाती है। अब इस फेज़ में इन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया डिसप्रपोर्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये मेन कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चरलिज्म का, जो फॉर्मलिस्ट अपने सेकंड फेज़ में देके गए। उनके ख्याल से सिग्निफाइड और सिग्निफायर में कोई वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है, लफ्ज़ और उसके मतलब में कोई वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है, एक डिसप्रपोर्शनल रिलेशनशिप है। मतलब कोई कोई उनका ऐसा बाय बर्थ और बिल्ट इन कनेक्शन नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिसप्रोपोर्शनल है। इस फेज़ में इन लोगों ने कुज़ाई मिस्टिकल सिम्बॉलिस्ट डॉक्ट्रिन को भी रिजेक्ट कर दिया। अब ये कुज़ाई मिस्टिकल सिम्बॉलिस्ट डॉक्ट्रिन क्या थी? कुज़ाई का मतलब होता है सेमी, मिस्टिकल का मतलब होता है मिस्टिक, मतलब वो जो सीयर होते हैं, प्रॉफिट होते हैं। अब ये कहते हैं कि रोमांटिक्स कहा करते थे कि जो पोएट्स होते हैं वो चोज़न वन होते हैं, वो प्रॉफिट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। हर बंदा लिख नहीं सकता, हर बंदा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, हर बंदा पोएट्री नहीं लिख सकता। ये वो कॉन्सेप्ट था जो रोमांटिक्स देते थे। मगर फॉर्मलिस्ट ने आके इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया, उसने कहा कि हर वो बंदा पोएट्री लिख सकता है, लिटरेचर लिख सकता है, जो कि लैंग्वेज को एक स्पेसिफिक वे में इस्तेमाल करना जानता हो। इनके ख़्याल से लैंग्वेज की टेक्निक सीख लेने के बाद हर बंदा पोएट्री लिख सकता है, और ये कोई भी चोज़न वन या प्रॉफिट या सीयर ऐसा वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिस पे कोई चीज़ नाज़िल होती हो तो वो लिख सकता है, हर बंदा लिख सकता है। तो इन लोगों ने जो मेजर कॉन्सेप्ट था ना रोमांटिक्स का, कुज़ाई मिस्टिकल सिम्बॉलिस्ट डॉक्ट्रिन, उसे भी रिजेक्ट कर दिया। कैथरीन बेल्ज़ी लिटरेचर को डिफाइन करती है कि लिटरेचर आइडियलिस्ट है, रियलिस्ट है और ह्यूमनिस्ट है एक ही टाइम पे। आइडियलिस्ट कैसे है कि वो किसी ना किसी आइडिया के बारे में बात करेगा, रियलिस्ट कैसे है कि वो रियलिटी को डिपिक्ट करेगा, और ह्यूमनिस्ट कैसे है कि वो ट्रांसेंडेंटल ट्रूथ्स की बात करेगा, सच बताएगा क्या हो रहा है दुनिया में, ये वो। मतलब लिटरेचर की जो डेफिनेशन थी बेल्ज़े ने दी ना, उसने कहा कि ये लिटरेचर एक टाइम पे आइडियलिस्ट भी हो सकता है, रियलिस्ट भी हो सकता है और ह्यूमनिस्ट भी हो सकता है। मगर फॉर्मलिस्ट के ख्याल से लिटरेचर एक टाइम पे आइडियलिस्ट, रियलिस्ट और ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकता। उन लोगों ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ फोकस ऑन वर्ड्स इन द पेजेस। लिटरेचर सिवाय लैंग्वेज को स्पेसिफिक वे में यूज़ करने के और कुछ भी नहीं है। लिटरेचर इज़ कमिटेड वायलेंस थ्रू ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, बस।
एक चीज़ जो फॉर्मलिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी दैट वाज डिवाइस। डिवाइस मतलब जितने भी आपकी पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, वो कहते थे डिवाइस ही वो चीज़ है जो कि लिटरेरी टेक्स्ट को साइंटिफिक टेक्स्ट से डिफरेंस करती है। मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंट क्रिएट करता है ना, वो डिवाइस है। आप जितनी ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करते हुए टेक्स्ट को मुश्किल बनाएंगे, उतना ही आपका टेक्स्ट जो है वो ऑथेंटिक होगा, उतना ही आपका टेक्स्ट जो है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा। ठीक है, तो डिवाइस की बात बार बार करते हैं कि आपने अंडर द प्रेशर ऑफ डिवाइस लैंग्वेज टर्न ट्विस्ट एंड रेज इट्स एंड, कि लैंग्वेज समझ जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपको डिवाइस का यूज़ आना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट जो है ना फॉर्मलिज्म का, दैट इज़ डी फेमिलियराइजेशन एंड डी ऑटोमेटाइजेशन, टू मेक स्टोन मोर स्टोनी एंड रोज मोर रोजी, टू मेक हैबिट अदरवाइज। इनके ख्याल से आप अगर लिटरेचर, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, आप अगर उसी तरीके से उन्हें डिपिक्ट करेंगे तो लोगों को वो फेमिलियर ही लगेंगी, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आपको स्टोन को ज़्यादा स्टोनी बना के दिखाना है, रोज़ को ज़्यादा रोज़ी बना के दिखाना है, मतलब डी फेमिलियर कर दें, हैबिट अदरवाइज कर दें, जो चीज़ नॉर्मल है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के दिखाएं, तो ही लोगों का इंटरेस्ट लिटरेचर में डेवलप होगा। उसके अलावा एस्थेटिक लेयर पे हम लोग बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा टेक्स्ट डिफिकल्ट होगा उतना ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एस्थेटिक प्लेयर होगा। हर थ्योरी डिफरेंट बात करती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर टेक्स्ट सिंपल होगा तो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा, कुछ कहते हैं टेक्स्ट के अंदर ये एलिमेंट होगा तो एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा। इनके ख्याल से जितना मुश्किल होगा उतना ज़्यादा ही एस्थेटिकली प्लीजिंग होगा। ये लिटरेचर को लिटरेचर नहीं कहते, ये लिटरेचर को लिटरेरीनेस कहते हैं। क्यों लिटरेरीनेस कहते हैं? क्योंकि लिटरेरीनेस कहाँ कैसे आती है, जब आपके टेक्स्ट में पोएटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हों ना, तो फिर लिटरेरीनेस आती है। और इनके ख्याल से फिर लिटरेचर लिटरेचर नहीं रहता, लिटरेचर लिटरेरीनेस बन जाता है। अच्छा, अब हर थ्योरी ना अपने अंदर कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट छोड़ जाती है जिस पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। फिर जब सवाल उठते हैं और उसका जवाब नहीं वो थ्योरी दे पाती, तो फिर उस थ्योरी को कोई दूसरी थ्योरी रिप्लेस कर लेती है। अब इनकी थ्योरी में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनके जिनके ऊपर क्वेश्चन हो रहे थे। पहला कॉन्सेप्ट तो यही था जी कि आप डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप पोएटिक डिवाइस की बात कर रहे हैं, आप लिटरेरी डिवाइस की बात कर रहे हैं, वो डिवाइस आ कहाँ से रही है? सोसाइटी से आ रही है ना। मगर मसला क्या था कि फॉर्मलिस्ट तो सोसाइटी को ऐड ही नहीं करते, वो तो कहते हैं आइसोलेशन में रहो, वो तो कहते हैं वर्ड्स ऑन द पेजेस पे फोकस करो। जब ये इशू रेज़ हुआ तो वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए कि डिवाइस कहाँ से आ रही है, वो इस बात को ओवरटर्न करते रहे। कहते हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट कंटेंट की बात कर रहे हो ना, तो कंटेंट कहाँ से आ रहा है? आप लिटरेरीनेस की बात कर रहे हो तो वो कैसे इंड्यूस हो रही है? कहीं न कहीं तो सोसाइटी कनेक्टेड है। अब उस कनेक्शन पे ये लोग बात नहीं करते थे, और जब ये लोग इस चीज़ पे बात नहीं करते थे, तो फिर ऑब्वियसली इनका ये जो क्रिटिसिज़्म था ये बढ़ता गया। दूसरी बात ये थी कि शिक्लोवस्की कहते हैं कि डी-ऑटोमेटाइज़ेशन मतलब डी-फ़ैमिलियर कर दें, किस चीज़ को किस चीज़ के साथ, ये बताएँ? मतलब डी ऑटोमेटाइजेशन फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, और जब ये व्हाट और व्हाट का क्वेश्चन आता है ना, फिर आपको सोसाइटी में मौजूद चीज़ों के नाम लेने पड़ते हैं कि आपने स्टोन को मोर स्टोनी करना है, रोज़ को मोर रोज़ी करना है, कुछ भी करें आ जाके आप। वो बड़े सवाल थे जिसका जवाब फॉर्मलिस्ट ना दे पाए, और बहुत सारे ऐसे फॉर्मलिस्ट भी हमने देखे जो कि फिर बाद में फॉर्मलिज्म को छोड़ के दूसरी थेरीज में शामिल हो गए, जिसमें रोमन जैकobसन है, जो बाख्तिन है आपका, ये लोग फिर फॉर्मलिज्म को छोड़ गए क्योंकि इन्हें पता लग गया कि इस थ्योरी में कितने ब्लाइंड स्पॉट मौजूद हैं। एज क्रक्स हम कह सकते हैं कि इनके ख्याल से लिटरेचर वाज जस्ट कमिटेड वायलेंस थ्रू ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, सिर्फ वर्ड्स ऑन द पेजेस। मगर इन रियलिटी लिटरेचर की डेफिनेशन किस तरीके से की जा सकती है कि लिटरेचर इज वैल्यूड बाय सर्टेन पीपल, और सर्टेन पीपल में कौन से लोग होंगे? वाइट इंग्लिश मिडिल क्लास क्लास इन स्पेसिफिक सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन द लाइट ऑफ गिवन पर्पस, जिसे हम वैल्यू जजमेंट कहते हैं। ये है लिटरेचर। मतलब अगर आप ये कहें कि लिटरेचर सिर्फ वर्ड्स ऑन द पेजेस है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। लिटरेचर वैल्यू जजमेंट पे बेस करता है कि आप किस तरीके से कौन सी चीज़ को किस क्राइटेरिया और किस पर्पस के तहत जज कर रहे हैं। इन सारे ब्लाइंड स्पॉट की वजह से फॉर्मलिज्म की थ्योरी को ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद जिस थ्योरी ने इसकी जगह ली दैट वाज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बाद हमें आगे और बहुत सारी थ्योरीज नज़र आती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित हुई होगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।